आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं और ये वक्त होता है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और आज का हमारा मुद्दा है, क्या भारत में मुसलमान महफूज नहीं है, या फिर ये माना जाए कि एक बार फिर से मुसलमानों को डराने, उनके बारे में ये कहने कि भारत में तो मुसलमान अब सुरक्षित नहीं रह गए। इस प्रोपेगेंडा का, इस नैरेटिव के लिए एक नया राउंड शुरू हो गया है। क्या अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सब सवाल या ये बातें क्यों कर रही हूँ, तो आपको बता देते हैं। इस सिलसिले की शुरुआत इस बार की है आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। उनका एक भाषण है जिससे पूरा विवाद और ये सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें ये भाषण कुछ दिन पुराना है, जिसमें उनके द्वारा अपने बच्चों को जो नसीहत दी गई वो उसके बारे में बता रहे हैं। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि भारत में डर का माहौल है। वो अपने बच्चों से कहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं, उनका बेटा बेटी जो है वो विदेश में है। वो अपने बेटा बेटी से ये कहते हैं कि अगर वहाँ नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए विदेश में तो वहीं रुक जाओ, वहाँ पर नागरिकता मिल जाए तो वहीं बस जाओ। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही जाती हैं। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भारत में माहौल ठीक नहीं है। और ये पहला मौका नहीं जब इस तरह की बात सुनी गई है या इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया है। इससे पहले आपको पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी याद होंगे, शाहरुख खान, आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह कमोबेश कुछ इसी तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, वो तो मुसलमानों को रोज ही खतरे में बताते हैं और सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है मुसलमानों को सेकेंड रेट सिटीजन में तब्दील कर देना चाहती है। तो ये पूरी पॉलिटिकल लड़ाई है एक तरफ, और दूसरी तरफ हकीकत क्या है। क्या ये जो पॉलिटिक्स है जिसमें अल्पसंख्यकों को डराना, उन्हें इस बात का एहसास कराना कि वो भारत में महफूज नहीं है, जबकि उनके राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी कॉन्स्टिट्यूशन में बराबरी पर हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड हैं, बावजूद इसके ये नैरेटिव बार बार पॉलिटिक्स में क्यों गढ़ा जाता है अल्पसंख्यकों को लेकर। क्या इससे तालीम मिलती है? क्या इससे देश की इमेज खराब नहीं होती है? खुद अब्दुल बारी सिद्दीकी इस बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ रहेंगे और बताएंगे कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया है। साथ ही सवाल ये भी रहेगा उनसे, क्या इससे देश की छवि खराब नहीं होती है? क्या इससे उन लोगों को मौका नहीं मिलता है जो देश के खिलाफ लगातार घात लगाए बैठे रहते हैं? ये वो सवाल हैं जो हम उनसे पूछेंगे। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग खेल पाओगे या नहीं खेल पाओगे। देश का माहौल ऐसा है कि एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी जो है उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने मकसद में कामयाब हुए कि साहब आज ये बहस का मुद्दा बने। उनकी वेदना मैं समझ रहा हूँ, उनकी चिंता भी मैं समझ रहा हूँ। निशाना कहीं और है, बात कहीं और बोल। आप जिसको कहोगे देशभक्त वो हो जाएगा देशभक्त, आप जिसको कहोगे देशद्रोही वो हो जाएगा देशद्रोही। जिनने कहा है उनसे पूछो। हमने सबने भाईचारे में रहना है। गांधी जी भी जो कहते थे रामराज था, क्या था रामराज? रामराज यही था कि सब बराबर है। इस देश में अगर इतनी ही तकलीफ, इतना ही अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो जो सुविधाएं उनको मिल रही है उसको छोड़ दें और सब परिवार पाकिस्तान चले जाएं। आज अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ये बात कह रहे हैं तो वो एक सच्चे हिंदुस्तानी और एक बाप का दुख है। और हमारे साथ इस वक्त अब्दुल बारी सिद्दीकी खुद हमारे साथ है, आरजेडी के लीडर हैं, जिनके स्टेटमेंट के बारे में अभी हमने आपको बताया और सुनाया भी। अब्दुल बारी सिद्दीकी, सबसे बड़ा सवाल तो सर आपसे यही है, आपको क्यों लगता है कि ये देश महफूज नहीं रह गया? क्या मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से पूछ रही हूँ सर, आप ही का स्टेटमेंट है, आप ही से जानना चाह रही हूँ, आपने ये बात क्यों कही? जी जी जी, ठीक है। पहली बात ये है कि तिल का तार बनाया गया एक साजिश, सुनियोजित साजिश के तहत। एक 10-15 दिन पहले एक फंक्शन में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज थे, IAS IPS थे, उन लोगों ने भी अपनी बातें रखी। और मैंने मतलब
इतनी बड़ी बात बन जाएगी और बहस का इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब रही बात, मैंने आपने स्टेटमेंट सुनाया भी कि मैंने कहा कि मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि मैंने अपने बच्चों को कहा कि अगर तुम्हें नौकरी मिलती है तो नौकरी कर लो, नागरिकता मिलती है तो अपना नागरिकता ले लो। मगर हमारे बच्चे बालिग हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सुझाव हम देंगे हमारे बच्चे वो मानेंगे। मगर अब रही बात कि ऐसा मन में, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मेरे ही मन में ये अगर बात आई तो क्यों कर आई, ये क्या, ये सच को स्वीकार करना चाहिए। और हम लोग तो उस आंदोलन के भागीदार रहे हैं जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने चलाया था, और उस वक्त हम लोग नारा लगाते थे कि सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैंने कहा, मैंने यहाँ कहाँ कहा, और जहाँ तक इस मुल्क का सवाल है, किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमको लेने की जरूरत नहीं है। इस देश में हम पैदा हुए हैं, मरेंगे इसी में, गरेंगे इसी में। हमारा 7 पुश्त जो है यहीं रहा है, और हम आज भी कहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा मुल्क मेरे लिए अगर कोई है तो वो भारत है। और अगर पुनर्जन्म में यकीन अगर जो लोग रखते हैं तो अगर पुनर्जन्म होता हो, नहीं सुनिए, अब सुनिए, पुनर्जन्म अगर होता हो तो मैं एक बार नहीं 50 बार कहूंगा कि मेरा पुनर्जन्म भारत में ही हो। मगर अब क्या है कि जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, आपके बच्चे भारत में रहे, जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, अरे जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं वो मतलब इसको तिल का तार बना रहे हैं, वो अपने स्टैंड को जस्टिफाई कर रहे हैं। मगर अब कोई नौकरी करने जाए या ना, आप ही लोगों के में टीवी चैनल पे हमने आंकड़ा देखा, नहीं कि 3 साल में कई सारी बातें कर रहे हैं भारत के 8 लाख से ज्यादा, आपको बात करने के लिए बुलाया सर। 3 साल में भारत से, जी 3 साल में भारत के कौन कर रहा है? माहौल बिगाड़ने की बात से ज्यादा लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। जी सर, नागरिकता लेना, सर 2 बातें होती हैं। मैंने सुना, एक होता है, सुन लीजिए ना अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, कोई अपने लिए अलग तरीके दुनिया चाहता है, उसे भारत में नहीं रहना, उसे पूरी आजादी है सर। लेकिन भारत के माहौल को महफूज ना बताना, ये तो अलग बात हो गई ना सर। 2 बातें अलग है। कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए उसे लगता है उसके लिए बाहर ज्यादा बेहतर सुविधाएं हैं, करना चाहता है करे सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके लिए यह कहा जाए कि देश का माहौल ठीक नहीं है, या देश में डर का माहौल है, या देश में मुसलमान महफूज नहीं है, तो फिर मैं पूछ रही हूं सवाल। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब आई तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आ रही है सर? कर दीजिए। अब सर मैं कह रही हूं बेहतर अपॉर्चुनिटी, हाँ सर मैं बोल रही हूं, बेहतर मौकों के लिए विदेश चले जाना, बेहतर सुविधाओं के लिए विदेश चले जाना, किसी और मुल्क की नागरिकता लेना, ये एक बात है। लेकिन अपने मातृभूमि को यह कहना यहां डर का माहौल है, ये महफूज नहीं है, यहां मुसलमान खतरे में है, असुरक्षित है, ये अलग बात है सर। तो आपका जो भाषण मैं चाहूंगी एक बार फिर से सुना दे, वो अंश एक बार फिर से सुनवा दीजिए। इसका माहौल ऐसा है। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही,
अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दे। सर, माहौल नहीं रह गया है मतलब? मैंने जो आपने पूरा मेरी जो बात है वो सुनाई, और मैंने कहा कि कितने तकलीफ से कोई आदमी कह सकता है कि अपने मादरे वतन को छोड़ दो। जिस वतन ने हमको इतना बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, उस मुल्क को छोड़ने का से आपका क्या मतलब है? किसी तरह के तकलीफ में ही अपने बाल बच्चों को कहेगा लोग। तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि तकलीफ ये है कि मुझको हर जगह सफाई देनी पड़ती है कि तुम भारतीय हो। तकलीफ ये है कि हर जगह कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम जो है मैं फला नहीं है। तकलीफ ये है कि जो लोग जिनकी आजादी के लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रही है, वो उनसे हमको वो अपेक्षा करते हैं कि हमसे प्रमाण पत्र लें कि तुम देशभक्त हो। तकलीफ इसकी है। नहीं, लेकिन आपको किसी को क्यों साबित करना है? आप भारतीय हैं, आप भारतीय हैं। सबसे पहले हम सब भारतीय हैं भाई। हमने उसके बाद किसी का मजहब है। कहा आपको क्यों साबित करना है किसी को? आपको साबित करने की जरूरत है क्या सर? आदिति जी, ये आप ठीक कह रही हैं कि जो मैच्योर्ड आदमी होगा उस पे बहुत असर नहीं पड़ेगा। मगर अब बार बार जो है हमसे, भाई तुम्हारी इसमें राय क्या है, तुम्हारी इसमें राय क्या है, ये मतलब एक तरह से उकसाना हुआ। और हमको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा भारतीय का, आपको देंगे। आपको मतलब कि आपको एंकर को नहीं कर रहे हैं। जो लोग हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि साहब ये भारतीय हैं कि नहीं, अरे भारतीय हैं नहीं तो मैं भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं, भारतीय संस्कृति में आस्था रखते हैं, भारतीय त्योहार में आस्था रखते हैं। हाँ जी। अरे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, मैं वही कह रही हूँ, बोला जाए। आपके राइट्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, आपके अधिकार भारत के संविधान में परिभाषित है। सही बात है। अदिति त्यागी के अधिकार भी और अब्दुल बारी सिद्दीकी के भी अधिकार भी, और हम दोनों में से किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम इंडियन हैं। ना मुझे, ना अदिति त्यागी को, ना अब्दुल बारी सिद्दीकी को। तो फिर ये बात क्यों कही कि मादरे वतन छोड़ दो? बात आपने कही भाई। माहौल तो आप बदलेंगे ना। अगर आपको माहौल से शिकायत है तो आप माहौल बदलेंगे। भाई देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, उसे कोई विचारधारा नहीं चला सकती। अगर आपको विचारधारा से आपत्ति है तो कोई विचारधारा तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न करती ही नहीं है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सुप्रीम है, सर्वोपरि है। नहीं, आपकी आवाज कट जा रही है भाई। चलिए, इसे टेक्निकल ग्लिच को आप फिक्स कराएं। यहां पर जल्दी से कमेंट में प्रेम शुक्ला जी आपका चाहती हूं। ये कह रहे हैं हमको साबित करना पड़ता है कि हम भारतीय हैं। कब तक साबित करेंगे? मैं आदरणीय अब्दुल बारी जी सिद्दीकी जी से पूछना चाहता हूं कि वो 60 टर्म विधायक रहे बिहार के, किसने इनसे सर्टिफिकेट मांगा कि आप भारतीय नहीं है? आप भारतीय नहीं तो आपको विधायक चुना जाता, आप चुनाव लड़ पाते। आप स्वास्थ्य मंत्री रहे, आपने गोपनीयता की शपथ खा ली, किसने आपके अभारतीय होने की बात कही? आपके बच्चे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं तो भारतीय पासपोर्ट पर गए, कभी किसी ने उनसे नहीं कहा कि आप अभारतीय हैं। और असुरक्षित कैसे हैं साहब? आप बिहार में आपका निवास है और बिहार में या तो आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं या आदरणीय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे हैं,
तो बिहार में ऐसी कौन सी स्थिति आज तक उत्पन्न हो गई जो आपके परिजनों ने, आपने, आपके दल के लोगों ने, आपके समुदाय के लोगों ने झेली, जिसके कारण असुरक्षित महसूस हो गए? वो ये लालू जी के कार्यकाल में हुआ कि नीतीश जी के कार्यकाल में हुआ? ये कैसे हुआ? कौन सा घटनाक्रम है उसके? आपके पास कोई घटनाक्रम नहीं है, लेकिन आपको आरोपित करना है, देश में डर का माहौल पैदा करना है। जब 10,000 लोगों का नरसंहार हो रहा था तब तो देश में मोहब्बत फैल रही थी साहब, और जो ऐसी मोहब्बत फैला रहे थे उनके साथ आपके समझौते हैं। आपातकाल पर आप भाषण देते हुए निकले थे, और जिन्होंने आपातकाल लगाया उनकी वंशमेल के साथ निपटकर आपकी वंशमेल ने एक राजनीतिक समुदाय खड़ा किया। अब उसमें से कहां डरने लगे साहब आप? सिद्दीकी साहब, किसने डरा दिया आपको? किसने आपके भारतीयता पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया? आप अनायास क्यों लोगों में भय फैला रहे हैं? या भारतीयता पूछी जा रही है? ठीक है, जवाब लीजिए इस पे। हाँ, अगर बांग्लादेश से 2 करोड़ लोग आए हैं, इस पे जवाब 2 करोड़ लोग आए, और आज संसद में आपके साथी के जमाने में कहा जा रहा था, तो भाई उनके बारे में पूछा जाए तो इसमें आपको आपत्ति क्या हो रही है? ठीक है, पहले उनका जवाब ले लीजिए। उन्हें क्या आपत्ति हो रही है, जवाब ले लीजिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ये कह रहे हैं आप 7 टाइम एमएलए रहे, ये कह रहे हैं आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो सत्ता में है, ये कह रहे हैं आपने एक लंबा आपका राजनीतिक करियर रहा, तब आपको ये सब बातें याद नहीं आई? तब आपसे किसी ने सबूत नहीं मांगा कि आप भारतीय हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मैं तो भारतीय हूँ, भारतीय संविधान में मेरा विश्वास है, निष्ठा है, मगर जो भारत का संविधान का मुख्य 4 स्तंभ है कि सॉवरेन इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, सेकुलर इंडिया, सोशलिस्ट इंडिया, मगर जो स्तंभ है मैं संविधान का, उस पे कौन लोग सवाल उठा रहे हैं? ये चर्चा का विषय है, चर्चा चलाइए कि कौन लोग भारतीय संविधान की मूल आत्मा जो है उस पर सवाल उठा रहे हैं। कौन लोग ये कहते हैं कि संविधान को बदल कौन लोग कर रहे हैं ऐसा? अगर आपको ये आशंका है तो आप खुलकर बोलिए। हाँ, तो आप बोलिए, आप बैठे हुए हैं जी न्यूज के मंच पर, बोलिए ना कौन लोग हैं जो संविधान को बदल देना चाहते हैं आपके हिसाब से? मूलभूत सिद्धांतों को जो खत्म कर रहे हैं, आप बताइए। भाई ऐसा है, हमसे ज्यादा वास्ता पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से आपको पड़ता है, और संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है उसको हमारा, हम उस अधिकार को उसको जारी रहे, कायम रहे, उस पे हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जी अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, देखें, मैं यहाँ ये जानना और समझना चाह रही हूँ कि आपको क्या चीज डरा रही है। क्या वाकई आप डरे हैं या आप संख्यकों को डरा भर रहे हैं? मैं ये जानना और समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ये आपके स्टेटमेंट के बाद कई लोग जानना और समझना चाह रहे हैं। न हम डरे हैं और न हमारी हैसियत किसी को डराने की है। न हम डरे हैं, न हमारी हैसियत किसी को डराने की है। डराने की जिनको हैसियत है, मैं माफ कीजिएगा अगर हम ये प्रसंग नहीं, आप डरे तो नहीं है, लेकिन माहौल ठीक नहीं है, ये तो आप ही कह रहे थे। बात हम बता रहे हम न डरे हैं और न डरेंगे, समझा कि नहीं? जो लोग डराने वाले हैं वो डराते रहे, हम मरेंगे भी, डरेंगे नहीं। और दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि साहब यह देश मेरा है, हमारा कहना है कि यह देश हम सबों का है, इस देश की संस्कृति हम सबों की है। इस देश सर, आप खुलकर ये बात नहीं कह पा रहे हैं। जब आप ये कहते हैं देश का माहौल ठीक नहीं है, आप उन लोगों को नेम नहीं कर पा रहे। हाँ सर, अब किसी विशेष व्यक्ति का, किसी पार्टी विशेष का कोई नहीं कह रहा है कि उसका किसी का कॉपीराइट है योगदान पर देश की आजादी के संघर्ष में या देश के विकास में। ये कंफ्यूजन वैसे भी किसी को होनी नहीं चाहिए। लेकिन
जब आप ये कहते हैं कि देश का माहौल ठीक नहीं है तो कोई तो इस माहौल को खराब कर रहा होगा ना। मैं आपसे बीते 17-18 मिनट से बात कर रही हूं, आप एक बार नहीं कह पाए कि कौन है जो इस देश का माहौल खराब कर रहा है। देश का माहौल खराब करने वाले जो लोग हैं उनको आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, और जो लोग डिस्कशंस में बैठे हैं वो भी जानते हैं। मैं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को जानती हूं, मैं ये जानती हूं मेरे राइट्स और इस देश के सिटीजन्स के राइट्स उस कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। मैं ये जानती हूं मेरे अधिकारों की रक्षा वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। मैं ये जानती हूं इस देश में अदालतें हैं मेरे अधिकारों को अपहोल्ड करने के लिए। मैं ये जानती हूं कि मैं अपनी मातृभूमि से प्यार करती हूं, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगी जिससे उन लोगों को मौका मिले जो मेरे देश की इमेज को खराब करना चाहते हैं। मैं ये जानती हूं कि अगर इस देश का माहौल ठीक नहीं है, मुझे लगता है इस देश का माहौल ठीक नहीं है, तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस माहौल को ठीक करने की कोशिश करूं और उन मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करूं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। अब आप जवाब लीजिए। उदित राज जी, मैं पिछले 17-18 मिनट से इनसे बात कर रही हूं, अभी तक इन्होंने एक बार मुझे नहीं बताया कि कौन है जो इस देश का माहौल खराब कर रहा है। आप बता दीजिए। आदित्य जी, जब पार्लियामेंट के कुछ ही दूरी पर 500 मीटर भी दूरी नहीं होगी, जंतर मंतर पर जब ये कहा जाता है जब मोहल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, ये आपके ऊपर नहीं बीत रही है, मेरे ऊपर नहीं बीत रही है, आप उनके ऊपर बीत रही, वही जानते। प्रवेश वर्मा ने वहां पर अभी कुछ महीने ही पहले, 2 महीने पहले कहा कि इनका पूरा बायकॉट होना चाहिए, इनको अपने घरों में कोई काम नहीं देना चाहिए। फिर नूह यहीं पर फिरोजपुर जुरका के पास है, जिसमें बीजेपी का मंत्री शामिल रहा, जिसमें कहा कि मुसलमानों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। उसमें कहा गया, प्रवेश वर्मा ने क्या कहा ये, और इस देश के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, गोली मारो सालों को। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। कप्पर आज जा करके उसको बेल मिली है। कप्पर क्या अलीगढ़ में जो दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ था उसको कवर करने जा रहा था, बिल्सन बेजबरुआ को। सर सुनिए मेरी बात, उदित राज जी स्वामी को या तो कहने दीजिए, संविधान की दुहाई दे रही उनके आने सुन लीजिए। आप सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए ध्यान से। या तो छोड़ दूंगा, आप भी सुनिए, एक तरफा बात मत कीजिए सर। उनको गलत बात गलत होती है सर। आपको आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। मैं तो इन्हें सुन नहीं पा रही हूँ, इन्हें सुन नहीं पा रही हूँ ठीक से। मुसलमानों से ज्यादा हिंदू छोड़ रहे हैं। आपके कैमरा के बाहर ले चलिए, मैं चलता हूँ आपके यहाँ 5 स्टार होटलों में चलता हूँ, रेस्टोरेंट में चलता हूँ, और आपसे मैं बातचीत कराता हूँ प्राइवेटली। कौन ज्यादा हिंदू कहते हैं, यार माहौल नहीं ठीक रह गया। अपने बच्चों को सब बाहर सेटल, पीयूष गोयल जी का बेटा हो, जावड़ेकर का बेटा हो, या किसी कितने बीजेपी के अपने देश में क्यों नहीं रख रहे हैं। वो खुद अपने घर में कहते हैं कि माहौल ठीक नहीं है। और आप, मैं गारंटी देता हूँ, मैं सर्वे कराने के लिए तैयार हूँ। चलिए किसी रेस्टोरेंट में, चलिए किसी क्लब में, चलिए किसी जगह, और प्राइवेटली ऐसे चर्चा करते करते 5-10 मिनट में लोग आ जाते हैं, अरे साहब माहौल बहुत खराब है देश का, न बिजनेस करने का माहौल है खराब, और न बिजनेस करने के लिए माहौल रह गया, न पढ़ाई का माहौल रह गया। अब ये बेचारे बोल नहीं रहे हो तो जबरदस्ती दबा रहे हो, डंडे के जोर पर इनको दबा रहे कि बोलो बोलो बोलो। हम जानते हैं कि क्या कहा जाता है मुसलमानों को, हम सुनते रहते हैं। उदित राज जी, ये तो अरे ये तो देश के गद्दार हैं। इस देश में सर तन से जुदा के भी नारे लगते हैं, लोग भाग जाते हैं क्या? कन्हैया लाल जी की फैमिली चली गई क्या? एक सेकंड सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने जो नारे गिनाए वो गलत है, ध्यान से सुनिए। आपने जो नारे गिनाए गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। लेकिन सर तन से जुदा के जो नारे लगते हैं उसके बाद कितने लोग भाग गए देश छोड़कर, कितने लोग भाग गए देश छोड़कर। आपने नहीं गिनवाया सर तन से जुदा का नारा, आपने नहीं गिनवाया ना सर तन से जुदा का नारा। उससे डर नहीं होता है, उससे माहौल खराब नहीं होता है। ठीक है उदित राज जी, आप
आप अगर आवाज ऊंची करके लग रहा है मेरी आवाज दबा देंगे और मैं मॉडरेटर हूं शो में, ऐसा तो नहीं होगा। एक तरफा बात मत कीजिए सर, एक तरफा बात मत कीजिए। और डर का माहौल है तो इस माहौल को सुधारिए। अगर डर का माहौल है तो माहौल सुधारिए, देश को बदनाम मत कीजिए, देश को बदनाम मत कीजिए। राजीव रंजन, ये डर का माहौल किसने बनाया है? और देश से चले जाना, इनको ऑडियो डाउन कर दीजिए बिल्कुल अभी। ये डर का माहौल किसने बनाया है? और डर के माहौल का जो दावा कर रहे हैं वो अपने बच्चों से कह रहे हैं कि ये देश रहने लायक नहीं रह गया। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? इस बयान के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का बयान भी आपने सुना होगा कि उन्हें परिवार समेत पाकिस्तान चले जाना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान परस्ती जिस पार्टी के रगों में प्रवाहित हो रहा है, जिस पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन हिंदू महासभा ने सिंध की इंटरिम असेंबली में पाकिस्तान के एक राष्ट्र बनाए जाने के प्रस्ताव को लाने का काम किया, अविभाजित भारत के 3 राज्यों में जिन्होंने मिलकर मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई, चाहे वो फ्रंटियर वेस्ट हो, चाहे वो सिंध हो या बंगाल, उस पार्टी के नेता आज सबको पाकिस्तान जाने की नसीहत देते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब अगर 7 बार जनप्रतिनिधि होकर आए तो इन्हें हिंदुओं ने भी वोट किया, मुसलमानों ने भी वोट किया, सभी जातियों ने वोट किया, सभी धर्मों के लोगों ने वोट किया। और मैं ये कह सकता हूं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गर्व से उपजे हुए नेता के तौर पर आज के पहले सिद्दीकी साहब का कोई बयान ऐसा नहीं है जिस पर कोई विवादों की आंच आए। अगर उन्हें ये कहना पड़ा है तो निसंदेह ये हालात सामान्य नहीं है। अगर इस देश में कोई अपनी बात कहे और उनकी फिल्मों के बहिष्कार के फतवे जारी हो जाए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के गला घोटने की कोशिशें की जाए, इस देश में अमर्त्य सेन तक के परिवार को जिस तरह से ट्रोल किया गया, जिनकी पुत्री को लेकर के जिस तरह की अनावश्यक टिप्पणियां की गई, इस देश में हिंदू हो या मुसलमान, सवाल ये नहीं है कि केवल कौन किसके निशाने पर है, वो तमाम लोग निशाने पर हैं जो हिंदुस्तान की जड़ों से खुद को जुड़ा मानते हैं, जो हिंदुस्तान की आजादी और हिंदुस्तान के साथ, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, जैन हो या पारसी हो, चाहे यहूदी हो, उन सब का जुड़ाव मानते हैं, जो ये मानते हैं कि ब्रिगेडियर उस्मान ने कश्मीर की हिफाजत के लिए कबायलियों से लड़कर अपनी कुर्बानी दी। और ठीक है सर, कुर्बानी मुझे ऐसा लगता है कि आपने सबको सुना है। फैयाज ने भी दी, राइफलमैन औरंगजेब ने भी दी। जवाब लीजिए ना सर, अब जवाब लीजिए, आपने बातें रखी हैं। प्रेम शुक्ला से जवाब लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, जो आपकी बात नहीं करता, आप औरंगजेब पर चली बात नहीं करता, मुझे लगता है कि एंकर के हैसियत से आप डिक्टेट नहीं कर सकती हैं कि मुझे क्या बोल रहा है। आप एंकर के हैसियत से मुझे डिक्टेट नहीं करा सकती है कि मैं अब्दुल हमीद की कुर्बानी की याद आपको दिलाने से आप इतना उत्तेजित किस बात पर हो रहे हैं सर? कह सकूं कि हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों ने, अरे सर आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं राइफलमैन औरंगजेब की बात कर रही हूँ सर, कंधे मिला, राइफलमैन औरंगजेब की बात कर रही हूँ। शायद आप जानते नहीं होंगे राइफलमैन औरंगजेब के बारे में। चाहे वो जगजीत आप सिंह समझ लीजिए ना मैं क्या कह रही हूँ, पहले सुन तो लीजिए सर। फील्ड मार्शल मानेक साहब हो, ये सब अल्पसंख्यक थे। आप औरंगजेब की बात कमिटमेंट पे सवाल पूछा है क्या मैंने किसी से? नहीं, आप औरंगजेब सर आपने राइफलमैन औरंगजेब का नाम सुना है? मैंने आधुनिक, हाँ मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं राइफलमैन औरंगजेब को बड़ा देशभक्त मानती हूँ। इस देश का शहीद है वो, उसकी बात कर रही हूँ मैं। आपको समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा मैं बात किसकी कर रही हूँ, और आप उत्तेजित हो रहे हैं। इस अंदाज में डांटने की कोशिश, आप उत्तेजित किस बात पर हो रहे हैं? अदिति जी सर मैं कोई नहीं डांट रही हूँ आपको सर, अतिथियों के मैं साथ डांट नहीं रही हूँ आपको सर। अपना व्यू पॉइंट, आप मुझे सर व्यू पॉइंट आपका है तो व्यू पॉइंट मेरा भी है सर। आदत है, ठीक है, मैं कुछ नहीं समझा रही हूँ आपको। आप पहले सुन लीजिए सर। आप सर आप मेरी आदत पर चले गए, निजी हमले करेंगे, मैं बात नहीं करूंगी सर। प्रेम शुक्ला से जवाब लीजिए, प्रेम शुक्ला की आवाज। ठीक है सर, ठीक है सर, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, निजी हमले मत कीजिए। प्रेम शुक्ला जी, जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखता उसे आप पाकिस्तान भेजने लगते हैं, ये आरोप लग रहे हैं आप पर। यही कह रहे हैं ये कि जो आपसे डिफर करे, जो आपसे अलग बात कहे,
आप उसको टारगेट करते हैं, उन फिल्म स्टार्स की फिल्मों का बहिष्कार करवा देते हैं जो आपकी विचारधारा के सपोर्ट नहीं करते या उसके खिलाफ बोल देते हैं। देखिए, अपना अभिमत व्यक्त करना इनके यहाँ अपराध है और दूसरों पर अभिमत लादना इनकी दृष्टि में जो है वो लोकतंत्र है, तो इनका अपना संकट है। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को तब भारत में जरा भी डर नहीं लगता था जब आए दिन जो है मुंबई की ट्रेनों में बम फट जाते थे, अल्लाह अकबर का नाम लेके दंगे हो जाते थे। बम कांड के तमाम घटनाएं हैं और सब वो जो है आतंकवादी संगठन है। कभी डर नहीं लगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जो है बम कांड होंगे, डर नहीं लगा। एयर इंडिया बिल्डिंग उड़ा दी, डर नहीं लगा। सेंचुरी बाजार उड़ा दिया, डर नहीं लगा। मुंबई की ट्रेनों को उड़ा दिया, डर नहीं लगा। ताज होटल पर हमला कर दिया अजमल कसाब ने, बिल्कुल डर नहीं लगा। ओबेरॉय पर हमला हुआ, कोई डर नहीं लगा। रघुनाथ मंदिर पर हमला हो गया, डर की क्या बात। संकट मोचन मंदिर पर टारगेट कर दिया, क्या डरना है। अक्षरधाम पर हमला कर दिया, क्यों डरने की बात है। दिल्ली हाईकोर्ट पर हमला कर दिया, जब इच्छा हो हमला कर दिया और उस हमले पर कभी इनको डर नहीं लगा। भागलपुर हुआ, मलियाना हुआ, तमाम जब ये पहली बार विधायक बने उसके बाद ही भागलपुर 1978 में हुआ था, तब भी इनको डर नहीं लगा है। 10,000 सिखों का कत्लेआम कर दिया गया, डर नहीं लगा। लेकिन आजकल शांति है, कोई कत्लेआम नहीं कर सकता है। अब शहाबुद्दीन तस्लीमुद्दीन का राज नहीं है तो बिहार में कोई डरता नहीं है। देशव्यापी जो है किसी गुंडे का, बदमाश का, आतंकवादी का राज बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पर जो है कानून का राज चलेगा, संविधान का राज चलेगा। प्रेम शुक्ला जी, और संविधान के राज में प्रेम शुक्ला जी जी प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, अभी आप कलीमुल हफीज को भी सुनिए। कलीमुल हफीज को भी सुनिए। उनकी पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी वो बार बार ये बात उठाते हैं कि इस देश में मुसलमान जो है वो असुरक्षित है, महफूज नहीं है। आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कलीमुल हफीज। देखिए, पिछले 8 सालों में 18 लाख से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है। आखिर क्या वजह है? अगर यहाँ पे सब कुछ अच्छा है तो लोग अपनी नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? और नागरिकता छोड़कर भी वो यूरोप गए, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए। यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो जाता है वो दोबारा से निवेश नहीं करता भारत में। मिडिल ईस्ट में जो जाता है वो तो जरूर वहां से पैसा वापस में भेजता है, फॉरेन रेमिटेंस भेजता है। वो इसलिए गए हैं क्योंकि भारत में ना तो बिजनेस करने के हालात हैं, ना आम व्यक्ति सुरक्षित है। दूसरा, जो दुर्भावना से, जो राजनीतिक द्वेष से, जो अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ जो ईडी, सीबीआई, आईटी का जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी वजह से गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माइनॉरिटियों को बिल्कुल इन्होंने भयभीत कर दिया है, युद्ध छेड़ दिया है ये आरएसएस परिवार ने। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप देखिए, कोई स्वस्थ लोकतंत्र तभी हो सकता है जब वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो सेफ फील करे, क्योंकि बहुसंख्यक तो हुकूमत में रहते हैं। अल्पसंख्यकों को तो थोड़ी सी भी आप डराने की कोशिश करेंगे तो वो डर जाएंगे। वो तो एक अच्छी बात ये है, क्योंकि मुसलमान अल्लाह से डरता है, इंसानों से नहीं डरता है, इसलिए वो मुकाबला कर रहा है आपका, और हम आपका मुकाबला करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। 2 सवाल है आपसे जी। हाँ ठीक है। आपने कहा अल्पसंख्यकों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, कैसे सर? देखिए, हमारा खाने पे इनकी नजर हैं, जो बोलना चाहते हैं, जैसे बोलना चाहते हैं बोलते हैं। हाँ, लेकिन क्या बोलते हैं? देखिए, हमारे हलाल गोश्त पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, कर्नाटका में तैयारी। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं मुसलमान महफूज नहीं है, हमारी मुसलमान को सेकेंड। मैडम सुनिए तो ना, अब आप मैं डिटेल बता रहा हूँ। हमारी मोब लिंचिंग होती है हमारी भाषा पे, हमारे मजहबी शिनाख्त पर, हमारे कल्चर पर, हमारे खाने पर, हमारी अजान पर, यानी हर चीज पे तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें प्रश्न चिन्ह लगाकर हमें घेरने की कोशिश की है। आप ये बताइए, हुकूमत में ये है, जब ये अगर डराना चाहेंगे भारतीय नागरिक को तो जाहिर बात है उसका असर होगा। अब उसमें चूंकि बारी साहब ने बात सच कही है, लेकिन अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से मजबूर है। आप टीवी पे आकर नहीं कह सकते वो बात। सच्चाई यही है कि न सिर्फ मुसलमान, भारत का हर जिम्मेदार नागरिक डरा हुआ है। जी अच्छा ठीक है। अब 8 लाख लोगों की बात कर रहे थे ना जिन्होंने नागरिकता छोड़ दी। आपके पास ये डेटा है कि उसमें 8 लाख, ठीक है 18 लाख सुन लीजिए ना सर, 18 लाख ले लीजिए सर। मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी सवाल का जवाब दीजिएगा आप मुझे। जी, उसमें से कितनों ने देश डर के मारे छोड़ दिया, ये बताइए। जी, मैं कहता हूँ 18 लाख में अगर 18 लोगों ने, और ये पहली बार हुआ, छोड़ दिया नहीं। देखिए, अगर 18 लोगों ने भी देश डर के मारे छोड़ दिया तो ये सरकार पे सवालिया निशान लगाता है कि तुमने अपना घरेलू माहौल इतना खराब क्यों बनाया। सवाल ये नहीं है, 2014 से पहले भी दुनिया थी, आखिर इतने लोग क्यों नागरिकता नहीं छोड़ रहे थे?
मोदी जी तो 56 इंच का सीना लेके और इस तरह से बिहेव करते हैं कि हम विश्वगुरु बन गए। तो अगर जब विश्वगुरु बन गए तो लोग आपका देश क्यों छोड़ रहे हैं, नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? विश्वगुरु में तो देखिए अमेरिका विश्वगुरु है, तो अमेरिका की तो लोग तो आप जो बातें कह रहे हैं, अब ये वापस उसी सवाल पर हम लौट रहे हैं। दो बातें होती हैं, एक होता है बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए देश छोड़ना, और एक होता है डर की वजह से देश छोड़ना। ये डर की वजह से देश छोड़ने का डेटा तो आपके पास है नहीं सर, तो आप ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि ये लोग डर की वजह से छोड़कर चले गए? देखिए मैडम, जब हालात खराब होते हैं तो जो समझदार लोग होते हैं, वेल ऑफ लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो उसको अवॉइड करते हैं। अवॉइड करके वो दूसरा ऑप्शन तलाशते हैं। इवन कंट्री दूसरी तलाश ली उन्होंने। तो ये तो बिल्कुल जगजाहिर है। प्लस आईटी, ईडी और जो भी जिस तरह की जो सीबीआई इसका जो दुरुपयोग हुआ है, ये तो पूरे हिंदुस्तान को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे दुरुपयोग किया है। और अल्पसंख्यकों में, खासतौर से मुसलमानों पे तो इतना बड़ा निहार किया है। एक सेकंड, वेल ऑफ तो आप भी हैं सर। नहीं, एक सेकंड सर, आप एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए। वेल ऑफ तो आप भी हैं सर, आप भी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, आप तो नहीं चले गए देश छोड़कर, नहीं गए ना? है इसी देश में, मुझे पूरी उम्मीद है आप आगे भी नहीं जाएंगे, आगे भी नहीं जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी वेल ऑफ है, लेकिन नहीं छोड़ा उन्होंने भी देश, है इस देश में, सियासत कर रहे हैं। हाँ देखिए मैडम, हमने इसलिए देश नहीं छोड़ा कि हम आदित्य त्यागी जी के शो पे आके ये बात कह सकें कि सरकार जुल्म कर रही है, डरा रही है। सरकार ने जुल्म खराब करा है, हमने इसलिए नहीं छोड़ा, छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हम इस जुल्म के खिलाफ, अब उसी पॉइंट पर आ पाए। तो जब अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बच्चों से ये कहते हैं कि इस देश, दूसरे देश से नागरिकता मिले तो ले लो, क्या वो सही कहते हैं? नहीं, देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो बात कह रहे हैं वो जनरल पब्लिक के लिए कह रहे हैं। उनके बच्चे तो वेल ऑफ हैं, वो तो ले सकते हैं नागरिकता, लेकिन उनका जो कहने का मकसद ये है कि जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया है हिंदुस्तान में, वो अच्छा नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, देश की छवि के लिए अच्छा नहीं है। और भले से वो टीवी पे आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टीवी पे वो यही कहेंगे कि मेरा मतलब कुछ और था, सच्चाई जो थी वो उन्होंने बयान कर दी, अब मीडिया ने उसे उठा लिया तो उस पर डिस्कस हो रहा है। जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला से, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला से, जवाब लीजिए। देखिए ओवैसी जो हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में ब्रिटेन पढ़ने गए थे, तो अगर ब्रिटेन पढ़ने चले गए तो वो क्या देश छोड़ के चले गए? नागरिकता अब उनको ब्रिटेन रहना होता तो कोई रोकता नहीं। वो आके, नहीं सुन लीजिए, वो आके हैदराबाद राजनीति कर रहे, किसी ने रोका नहीं उनको। उनके नागरिक अधिकारों पर आज तक कोई प्रहार हुआ हो, इसका एक भी उदाहरण नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर बिहार में किसने जो है उनके मुसलमान होने के नाते उनका उत्पीड़न कर दिया, उसका कोई भी उनके पास डिटेल हो? ये लालू जी के कार्यकाल में हो गया कि नीतीश जी के कार्यकाल में हो गया? किस पल किस तारीख को हो गया, ये बताएं ना जनता को। एक आप परसेप्शन क्रिएट करेंगे, उस परसेप्शन में आप जो है आज बताइए ना कि बिहार में 1990 के बाद 2022 तक कौन सा अवसर है जब वहां के मुसलमानों को उत्पीड़ित किया गया मुसलमान होने के नाते? आप भागलपुर दंगे बताते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी से जवाब के भागलपुर दंगे फिर बताते हैं। आप बताइए ना कहां है सिद्दीकी साहब, क्यों डर रहे हैं आप इधर? ठीक है, सिद्दीकी साहब से जवाब ले लीजिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। जी बताइए क्या पूछ रहे हैं? अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, प्रेम शुक्ला पूछ रहे हैं कि 1990 के बाद मुसलमानों को कौन सा प्रताड़ित किया गया है, बताइए। ये सवाल पूछ रहे हैं वो, बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है। ऐसा है कि 90 में जब सरकार बनी लालू जी की, तो बहुत जगह कोशिश की गई, सीतामढ़ी में, भागलपुर में, रांची में, फिर आपको लोहरदगा में, इन सब जगह में मतलब कॉमनल दंगा कराने का। मगर यह हम लोगों के लिए खुशकिस्मती रही कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सख्ती से पटना में माहौल बिगाड़ा गया वगैरह वगैरह। अब आदित्य जी, मैं एक आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ। मैंने दुख से अपनी पीड़ा व्यक्त की, ये बहस का मुद्दा बन गया, मगर शाहरुख खान जो एक बड़ा सेलिब्रिटी है
और उसको एक व्यक्ति, कौन व्यक्ति दे रहा है आपने भी देखा होगा कि साहब अगर शाहरुख खान मुझे नजर आ जाए कहीं तो मैं उनका कत्ल कर दूं। ये बहस का मुद्दा नहीं बन रहा। और बहस का मुद्दा बारी सिद्दीकी ने अपना दुख व्यक्त किया और बारी सिद्दीकी यह कहता है कि भाई हम इसी देश में हैं, इसी में मरेंगे जिएंगे, और हमको अगर पुनर्जन्म पर भी यकीन अगर हो तो हम बार बार कहेंगे कि हमारा जन्म भारत में ही हो। भारत में हमारे पुरखों ने जो हम लोगों को नीति और सिद्धांत और रहन सहन रिवाज संस्कृति जो बताई वो आज भी अच्छा है, मगर अपने पुरखों के सिद्दीकी जी, उस विरासत अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, अगर यही बात सुनिए, अगर यही बात आपने भाषण में कह दी होती है ना, अगर आपने डर के माहौल खराब होने की बात ना कही होती सर, तो ये बहस नहीं हो रही होती सर। और जो बात आपने उठाई है वो सरासर गलत है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, शाहरुख खान नहीं, वो किसी के लिए भी हो, किसी के लिए भी हो, किसी भी सिटीजन के लिए हो, वो गलत है। थोड़ी देर पहले कलीमुल हफीज कह रहे थे हमारी लिंचिंग होती है। सर लिंचिंग रिलीजन देखकर होती है क्या? हिंदुओं की लिंचिंग नहीं होती। थोड़ी देर पहले उदित राज नारे गिनवा रहे थे, उन्होंने सरतन से जुदा तो नहीं गिनवाया। इतने सेलेक्टिव क्यों हो गई है राजनीति? मगर शाहरुख खान के साथ जो सलूक एक आदमी कह रहा है कि कत्ल कर देंगे, खुलेआम कह रहा है, उसमें क्यों नहीं स्पेशल डिबेट होता? सर शाहरुख खान को अगर धमकी मिल रही है तो उस पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। और वैसे मैं आपको बता दूं, अक्षय कुमार को भी धमकियां मिली थी पृथ्वीराज चौहान को, ये मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पर उस पर भी कोई डिबेट नहीं होती, उस पर भी डिबेट नहीं हुई थी सर, उस पर भी कोई डिबेट नहीं हुई थी, ये मैं आपको बता रही हूं। आप जब डर के माहौल की बात करते हैं और आप ये बताने से भी कतराते हैं कि किसकी वजह से आप ये बातें कर रहे हैं सर, तो सवाल आपसे उठता है कलीमुल हफीज। अरे भाई ये तो, अरे भाई ये जी मैडम, भाई ये कलीमुल हफीज थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हिजाब पर पाबंदी लगा दी। घृणा की राजनीति, हाँ आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया सर, तो 2 जजेस की बेंच, इस देश के इंस्टीट्यूशंस इतने रॉबस्ट हैं और कितने स्ट्रॉन्ग हैं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया 2 जजेस की बेंच के सामने, तो क्या हुआ सर? तो क्या हुआ? तो उसमें एक जज ने हमारे फेवर में डिसीजन दिया है, एक जज ने हमारे फेवर में डिसीजन दिया, कहा कि नहीं ये हिजाब इनका पर्सनल तो और एक रिलीजियस इशू है। इसलिए हुआ कि हमारा देश का संविधान और जो सिस्टम है वो अभी रोबस्ट है, लेकिन जो सरकार की बदनीयत है हम उस पर निशान उठा रहे हैं। हमारा संविधान या हमारा स्ट्रक्चर बुरा नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर और हमारा संविधान और हमारी सामाजिक व्यवस्था ये सब अच्छी है। सिर्फ जब से संघ परिवार सत्ता में आया है तब से इसने टारगेट करना शुरू किया, चूंकि इसके पास अपनी नाकामियों को छुपाने का उससे अच्छा और कोई हथकंडा है नहीं। वो अभी चाइना का उस पे जवाब इनसे नहीं बन रहा था, उन पर वो इतना बेशरम रंग आ गया। ठीक है, आप चाइना पे चले गए सर। ये कहते हैं, आप कहते हैं कि ये मुसलमानों को डराते हैं, ये आपको कहते हैं, ये आप पर आरोप लगाते हैं कि आप भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी को इनकी पार्टी के नेता हैं जो जिन्ना बताते हैं, अलगाववादी विचारधारा प्रमोट करने वाला बताते हैं। तो ये तो आपके और इनके बीच में आरोप प्रत्यारोप है, इसमें देश को तो बख्शिए सर, देश की छवि का तो ख्याल करिए। उसकी छवि को जो धक्का लगता है इस तरह के स्टेटमेंट से, उसके बारे में तो सोचिए सर, उसके बारे में सोचिए। बस यही मैं कहना चाह रही थी तब से लगातार। तो यहाँ पर बात हो रही है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनका स्टेटमेंट, जिसके बाद ये बड़ा विवाद, और उसी पर आप लगातार कई मेहमानों को यहाँ पर सुन रहे हैं, पॉलिटिकल पैनलिस्ट को सुन रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले जब हमारे पैनलिस्ट कर रहे थे कि शाहरुख खान की फिल्म के बॉयकॉट की बात होती है तो वो भूल जाते हैं उसी फिल्म में दीपिका पादुकोण भी काम कर रही है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि उनका बॉयकॉट किया जा रहा है। अगर आमिर खान की फिल्म का विरोध होता है तो उसी फिल्म में करीना कपूर भी होती है। और फिर ये भी भूल जाते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म का भी बॉयकॉट हो चुका है। लेकिन ऐसे में देश का माहौल खराब होने का दावा करना, देश को कटघरे में खड़ा कर देना, क्या इससे देश का भला हो सकता है? और इस तरह के स्टेटमेंट दिए क्यों जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल। I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I
have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. When we start questioning creativity or creative people, we are doing the most disservice to the nation. So my only take is this कि जब भी ऐसी बात हो, as a matter of fact, अगर कोई तनाव भी है, टेंशन भी है, दो लोगों में, दो देशों में, दो प्रांतों में, I think the one thing that can actually bring us together is creative fields. हम गाना सुनते हैं. The one thing I truly believe in is that if there is intolerance to creativity, and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation is taking. इसमें ये नहीं है कि वो उनके against हैं, कि उनके साथ हैं, but symbolically it's fantastic. मेरी सिर्फ यही दुआ है और होप है कि जो सिंबलिज्म उन्होंने शुरू किया है उससे काम बेहतर हो जाए, उससे कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाए. फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा. इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है. और मैं चाहता हूं कि हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए. हमारा घर है, हमें कौन निकाल सकता है यहां से. भारत नाम एक लेकिन रंग अनगिनत. इस देश के संविधान ने हर धर्म को बराबरी का दर्जा दिया. इस देश के संविधान ने धर्म को ऊपर नहीं रखा. इस देश के संविधान ने हर नागरिक को बराबरी का हक दिया. फिर इतने खूबसूरत संविधान वाले देश में भला कोई क्यों चाहेगा कि वो अपने मादरे वतन को छोड़कर चला जाए, या फिर डरा हुआ महसूस करे, और इतना डरा महसूस करे कि अपनी मातृभूमि से ही किनारा कर ले, अपनी मातृभूमि को ही छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए. सोचिएगा जरूर, क्या इस देश में धर्म के नाम पर ये जो लकीरें हैं ये इतनी गहरी कैसे हो गई? क्या ये जो डर वाली सियासत या डराने वाली सियासत इसके पीछे नहीं है? ये डरने वाले चेहरे और डराने वाले चेहरे क्या ये सियासी नहीं है? ये महफूज ना होने की बात करने वाले कौन हैं? क्या वो आम सिटीजन्स हैं, या फिर ज़्यादातर ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो हमें और आपको बार बार सुनने को मिलता है? सोचिएगा ज़रूर. इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी खूबसूरती की बात दुनिया भर में की जाती है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहाँ पर क्या इस डर और डराने वाली सियासत के लिए जगह होनी चाहिए? खास तौर पे ये देखते हुए कि जब हम सभी के अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, और जी न्यूज़ पर हम बस इतनी ही बात कहते हैं कि जब बाहर भेजने की बात होती है तो इस देश के संविधान को सिर्फ हिंदू और धर्म मुस्लिम के दायरे में क्यों देखा जाता है? क्योंकि ये देश सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है. इस देश में कई मजहब रहते हैं. बार बार ये क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ? ये क्यों नहीं कहा जाता कि अमेरिका चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, इटली चले जाओ, यूरोप चले जाओ? ये क्यों नहीं कहा जाता? ये वो सारे सवाल हैं जो आज मैं चाहती हूँ कसम संविधान के अंत में आप सोचें, ताकि जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आप देखें तो उन स्टेटमेंट्स को, उन बयानों को आप समझ सकें और सियासत के पीछे की मंशा भी समझ सकें. नमस्कार.